Recording in progress. Hello everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir. Very good. शुरू करें. Yes, sir. कल हमने क्रिमिनल में जजमेंट लिखने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये बताया था. आज अपन बात करेंगे सिविल में जजमेंट कैसे लिखा जाता है. क्रिमिनल के जजमेंट में और सिविल के जजमेंट में थोड़ा फर्क है. क्रिमिनल का स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है और सिविल का थोड़ा विस्तृत है. सिविल का जजमेंट लिखने के समय लिखने वाले जज को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टीपी एक्ट, ये वाले तीन महत्वपूर्ण, और फिर सीपीसी, इनका ज्ञान होना जरूरी है. और एविडेंस एक्ट तो सबसे अच्छा है. तो जजमेंट लिखने के समय आपके पास पूरा रॉ मटेरियल होना चाहिए जो जजमेंट लिखने के लिए जरूरी होता है. रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल आएगा अपने एक केस विशेष या सूट विशेष के तथ्यों से आएगा. तथ्य अपन कैसे लेंगे? ये प्रत्येक घटना से संबंधित है. कोई भी सिविल सूट करने से पहले वाद कारण का वाद कारण का होना जरूरी है. क्यों कि यदि आप वाद कारण नहीं होगा तो राइट टू स्यू नहीं होगा. राइट टू स्यू नहीं होगा तो वाद ला ही नहीं सकते आप. और यदि आप बिना वाद कारण के और यदि सूट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो ऑर्डर 7 रूल 11 में खारिज हो जाएगा. ऑर्डर 7 रूल 11 ए में देख रखा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. तो कॉज ऑफ एक्शन का ही यदि डिस्क्लोजर नहीं है, पूरी प्लेंट को थोरली पढ़ने के बाद यदि आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसमें कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं हो रहा, डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो आपका दावा खारिज हो जाएगा. इसलिए सबसे मेन चीज होती है कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन के बाद में जो ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जिस व्यक्ति के पक्ष में हुआ, तो उसको राइट टू स्यू यानी वाद लाने का अधिकार मिल जाता है. वाद लाने का अधिकार मिलता है तो वो व्यक्ति फिर वाद तैयार करता है. वाद तैयार करता है तो कल आप में से कोई हो गया 7-8 एस्पिरेंट्स तो थे कल जुड़े हुए, उनको तो मैंने कल बताया था. आज अभी कितने हो गए हो? कल से कुछ नए जुड़े हैं क्या? जी सर, आज 18 हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं. वैसे तो उसका वीडियो अपलोड करके आप लोगों के पास पहुंच गया होगा. तो सबसे पहले आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो उसमें आपको फैक्ट्स देखने होते हैं. फैक्ट्स की परिभाषा एविडेंस एक्ट में दे रखी है. बड़ी सिंपल है. फैक्ट इज ए थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग बीइंग कैपेबल ऑफ परसीव्ड बाय सेंसेस और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच ए पर्सन इज कॉन्शियस. ये बातें वहां दे रखी हैं. अब चूंकि कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज होता है और वहां राइट टू स्यू आपको मिलता है, तो आपको जब प्लीडिंग आप लिखेंगे तो ऑर्डर 6 में ये लिखा हुआ है कि प्लीडिंग में क्या लिखोगे आप? material facts and material facts only, and not the evidence by which the material facts are to be proved. अब मेटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? मेटेरियल फैक्ट्स कह दो या मेटेरियल प्रपोजिशन कह दो, ये आपको सीपीसी में कहीं डिफाइन तो नहीं है. फिर भी ऑर्डर 14 के रूल 1 में मिल जाएंगे, पार्ट सेकंड. वहां मेटेरियल प्रपोजिशंस के नाम से
दे रखा है कि वो मेटेरियल प्रपोजिशंस वो होते हैं जो कोई आदमी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करके जाता है तो उनको रिलीफ प्राप्त करने के लिए सिद्ध करना जरूरी है। A person has to prove before the court if he wants to seek relief or wants a judgment in his favor to be given by the courts। तो न्यायालय के सामने मेटेरियल फैक्ट्स रखेगा तो वो फैक्ट होंगे जिनको सिद्ध करने पर उसको अनुतोष मिल सकता है। तो पहले फैक्ट हो जाएंगे, फिर मेटेरियल फैक्ट हो जाएंगे, और कल अपन पढ़ ही रहे थे कि फिर फैक्ट इन इश्यू हो जाएगा। फैक्ट इन इश्यू क्या होता है? जिन तथ्यों के आधार पर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वो आपके फैक्ट इन इश्यू कहलाते हैं। जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वो फैक्ट इन इश्यू हो गए, और जिनके माध्यम से उनको वर्णित किया जाएगा वो मेटेरियल फैक्ट हो गए। तो फैक्ट इन इश्यू को याद करने के लिए आप इसकी परिभाषा, यदि आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के, तो आपको ये देखना है कि उसकी परिभाषा थोड़ी क्लिष्ट है। परिभाषा क्या हुआ? इज समथिंग रॉन्ग? एनीवे, तो जब कभी भी आप फैक्ट इन इश्यू को देखेंगे तो ये कंफ्यूजिंग रहता है। आप इसको ढंग से समझने के लिए इसकी परिभाषा को देखिए कि फैक्ट इन इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी इसकी परिभाषा विस्तृत है, इसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है और भी चीज। तो फैक्ट इन इश्यू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट बाय विच either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted in a plaint, yani asserted in a suit or proceeding is necessarily followed। अब इस परिभाषा से गोल मटोल हो गया, कोई समझ में नहीं आया कैसे? अब आपको अलग अलग करके देखिए इसको, कि आपको किसी भी व्यक्ति की तीन चीजें देखनी है। क्या देखनी है? राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। किसी व्यक्ति क्या कोई राइट है या कोई इसकी कोई निर्योग्यता है, डिसेबिलिटी है, तो राइट, लायबिलिटी, उसकी क्या देनदारी है, क्या उसका दायित्व है, और डिसेबिलिटी, यानी ये तीन चीजें इसमें बता रखी हैं। इन तीन चीजों को क्वालिफाई करने के लिए चार चीजें शुरू में दे रखी हैं। कोई मान लो राइट ले लीजिए आप, तो राइट का एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंस है, नेचर है उसकी, और एक्सटेंट है उसका। ये एक राइट की ये चार चीजें आपको देखनी है जिनके बारे में किसी वाद में एक आदमी असर्ट करेगा, यानी उसको प्लीड करेगा, दूसरा आदमी उसको प्रत्याख्यान करेगा, यानी उसका रिबटल करेगा, चाहे वो सूट हो चाहे कोई दूसरी प्रोसीडिंग हो, और ये दो बातें उसमें आवश्यक रूप से आएंगी। इसी प्रकार आप लायबिलिटी को ले लीजिए, तो लायबिलिटी में भी लायबिलिटी की एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंस है, नेचर और एक्सटेंट है, ये चार बातें लायबिलिटी में भी देखनी है। और इसी प्रकार आपका डिसेबिलिटी के बारे में देख लीजिए। हालांकि कोई भी परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है, सारी विस्तृत होती हैं। एक एक चीज की कई कई परिभाषा, कई कई थिंकर्स, कई कई ऑथर जो अलग अलग लिखते हैं। कई जूरिस्ट होते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, जिसके समझ की बात है वैसे के वैसे लिखते हैं। एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में लाखों आदमी बैठते हैं, सब आदमियों के उत्तर अलग अलग होते हैं, किसी का भी नहीं मिलता, और फिर उसमें सेलेक्ट होके आते ही हैं लोग पास। इसलिए परिभाषाएं केवल थोड़ा सहारा मात्र होती हैं। उस परिभाषा के आधार पर आप कुछ न कुछ आगे उसमें कुछ कर पाते हैं। तो आपका सबसे पहले फैक्ट हो गया, फिर मटेरियल फैक्ट हो गया, उसके बाद में फैक्ट इन इश्यू हो गया, और उसके बाद में आपको जो एविडेंस दी जानी है, क्योंकि उसमें लिखा ना कि प्लीडिंग में मटेरियल फैक्ट्स ओनली आर टू बी प्लीडेड, नॉट द एविडेंस बाय व्हिच द मटेरियल फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। तो अब मटेरियल फैक्ट जो प्रूव नहीं किए गए वो अब एविडेंस के समय काम में आएंगे, वो आपके रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। तो रेलेवेंट फैक्ट जो है वो रेलेवेंसी देखने के लिए अपन फिर एविडेंस एक्ट का सहारा लेंगे। तो अपने को निर्णय लिखते समय एविडेंस एक्ट के रेलेवेंसी का पूरा चैप्टर ध्यान में होना चाहिए। तो
रेलेवेंसी का लोग 5 से 55 बोलते हैं, लेकिन 5 तो परिभाषाओं से संबंधित है। 6 से लेकर के वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत आपका जो मेटेरियल फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू जो है वो आते हैं, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे, किसी न किसी प्रकार से इससे संबंधित है। तो ये चीजें आपके फैक्ट आ गए। अब फैक्ट आ गया तो अब आपको निर्णय में इनका कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से योगदान होगा। ये क्या होता है कि जब कभी भी निर्णय लिखते हैं तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स होता है। कंसाइज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा कर दिया आपने। मटेरियल फैक्ट्स तो सारे ही लिखने पड़ेंगे, लेकिन आपको अनावश्यक रूप से उसका रिपीटिशन अवॉइड करना है। कई बार बार लिखते जाते हैं, दावों को बहुत लंबा चौड़ा कर देते हैं, और जवाब दावा वाला लिखता है गलत है, स्वीकार है, गलत है, फिर लास्ट में विशेष आपत्तियों में जाकर के जितना दावा नहीं होता उससे और ज्यादा लंबा चौड़ा लिख के या जज को कंफ्यूज कर देते हैं। तो अपने मटेरियल फैक्ट्स तक सीमित रहेंगे, उसके बाद में रेलेवेंट फैक्ट से उनको साबित करेंगे, और फैक्ट इन इश्यू आपको मैंने बता ही दिया। अब आपको ये देखना है कि जब कभी भी कोई आदमी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के पश्चात जब दावे की ड्राफ्टिंग करता है, तो वो सारी बातें उसमें लागू होने वाली चीजों को ध्यान में रखता है। क्या ध्यान में रखेगा? आपको ध्यान है कि लिमिटेशन एक्ट जब अपन पढ़ते हैं तो लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये रहता है कि कोई भी वाद आपका अवधि द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए। यदि आपका वाद अवधि द्वारा वर्जित हो गया तो गड़बड़ है। अदरवाइज यदि आपका एप्लीकेशन और अपील यदि है तो वहां पे सेक्शन 5 दे रखा है। आप सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आप प्लीडिंग में लिख सकते हैं कि भाई ये मेरा इतना लेट हुआ, जिसका ये कारण था, इसके लिए मैं अलग से लिमिटेशन एक्ट की दफा 5 वाली एप्लीकेशन में लगा रहा। धारा 5 की एप्लीकेशन लगाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। फिर आगे चल के आप ये भी देखते हैं कि आपने जब कॉपियां प्राप्त की उसमें जितना टाइम लगा वो भी आपका उसमें से माइनस हो जाता है। कोई नोटिस देना पड़ता है, वो नोटिस की अवधि का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे 3 साल आपका विहित काल है और नोटिस देना जरूरी है 2 महीने का, तो आपको 2 महीने का नोटिस भी उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 3 साल 2 महीने आपका दावा पेश करने का टाइम हो जाएगा। विहित काल उतना ही रहता है। ये अलग आपके अदर बेनिफिट्स हैं जो लिमिटेशन एक्ट के द्वारा आपको मिलते हैं। नकल के बारे में भी कईयों को ये गलत धारणा रहती है कि नकल में कितना टाइम कम करेंगे वो। आपको ध्यान हो तो जैसे मान लीजिए 5 तारीख को निर्णय डिक्लेयर हो गया, और डिक्री कब बननी चाहिए? अपन जनरल रूल सिविल और क्रिमिनल, सिविल पढ़ते हैं तो 3 दिन में बननी चाहिए निर्णय के बाद, लेकिन सीपीसी पढ़ते हैं तो विद इन 15 डेज बननी चाहिए। मान लीजिए 2 तारीख को निर्णय हो गया और आपने 3 तारीख को रीडर से पूछा, रीडर साहब क्या निर्णय साइन होके आ गया? बोले नहीं आया। 4 को पूछा, बोले नहीं आया। 6 को पूछा, नहीं आया। 10 को पूछा, नहीं आया। 15 को पूछा, नहीं आया। 16 को पूछा, बोले आ गया। जब 16 तारीख को आपका निर्णय 2 तारीख को हो चुका, उसकी डिक्री जो है 16 तारीख को बनी जा करके। 2 तारीख को निर्णय डिक्लेयर किया तो 15 दिन में बना सकता है, तो 15 और 2 17 होना चाहिए। 17 क्या 16 को बना दी उसने। अब आपने पूछते रहे डिक्री बनी कि नहीं बनी, और आपने 16 तारीख को जो ही पता लगा आज डिक्री बन गई, तब आपने एक प्रार्थना पत्र पेश कर दिया नकल प्राप्त करने के लिए। आपको 17 को नकल मिल गई, तो अब आपको 2 दिन का बेनिफिट मिलेगा। जो आप विहित काल के अलावा जो बेनिफिट लेना चाहेंगे वो केवल आपको 2 दिन का बेनिफिट मिलेगा। और यही बात आप दूसरे तरीके से लेते कि 2 को निर्णय सुनाया, 2 को ही आपने एप्लीकेशन लगा दी। अब भले ही 16 को डिक्री बने या 17 को बने, जिस दिन आपकी डिक्री बने और आपको कॉपी मिलेगी वो पूरा पीरियड आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। मीनिंग देयर बाई 2 को निर्णय सुनाया तो 2 को ही आपने प्रार्थना पत्र पेश कर दिया, और 16 को मिला या 17 को मिला, तो आपका ये पूरा 15 दिन का पीरियड जो है आपको पूरा का पूरा इसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ऐसे ही नोटिस के बारे में कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को विहित काल 3 साल का दे रखा है दावा पेश करने के लिए, लेकिन दावा पेश करने से पहले मान लो सरकार के विरुद्ध दावा ला रहे हो तो 80 सीपीसी के अंतर्गत 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अब 2 महीने का आप नोटिस देते हो तो वो मान लीजिए आज आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 2024 की जनवरी में,
या 2022 के जनवरी में मान लीजिए, और आपने नोटिस दे दिया फरवरी में ही, और उसकी अवधि खत्म होगी फरवरी और मार्च और अप्रैल के कुछ दिन या फरवरी के कुछ दिन दिए होंगे, तो आपको 2 महीने में वो आपका टाइम पूरा खत्म हो गया। और उसके बाद आपका 3 साल का पीरियड पूरा बचता है। अब यदि आप दावा पेश करते हैं 3 साल के अंदर अंदर नहीं करा आपने, मान लो 3 साल और 2 महीने के लास्ट दिन में कर दिया आपने, तो आपके दावे की स्थिति ये रहेगी कि दावा आपका अवधि मध्य माना जाएगा। दावा आपका अवधि मध्य माना जाएगा, भले ही आपने नोटिस विहित काल के अंदर ही उसको दे दिया हो। इसी प्रकार से आप मान लो आप दावा पेश करना चाहते हैं, तो दावे में धारा 5 की एप्लीकेशन तो नहीं लगती, लेकिन कोई आदमी यदि भारत में रहता ही नहीं है और कॉज ऑफ एक्शन भारत में अराइज हुआ, तो जब तक वो व्यक्ति भारत में नहीं आएगा तब तक आप दावा कर ही नहीं सकते, आपका विहित काल शुरू ही नहीं होगा, धारा 9 प्रभाव में भी नहीं आएगी। इसलिए दावा पेश करने से पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि वो आदमी भारत में कब आया। मान लो एक बार आ गया और आपको पता चल गया और उसके बाद आपने दावा पेश नहीं करा, वो वापस चला गया, तो फिर नहीं, क्योंकि धारा 9 कहती है ना कि एक बार यदि लिमिटेशन शुरू हो गई तो फिर रुकेगी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो। हाँ, डिसेबिलिटी है, धारा 6 की है या धारा 7 की है, तो उसमें दावा में भी आपको छूट मिलेगी, लेकिन धारा 5 जो है वो आपकी दावे के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। खैर, जब आपका ये लिमिटेशन वाली बात आएगी तो आपको उसमें प्लीड करके आना पड़ेगा कि मेरा दावा अवधि बाधित है। अवधि बाधित है या नहीं, समयावधि के भीतर पेश किया है, 2 प्रकार से इश्यू बनेंगे, अभी बताएंगे आपको। अब आपने मेटेरियल फैक्ट्स लिख दिए, सामने वाले का जवाब दावा आ गया, सामने वाले का जवाब दावा आ गया, उसने भी अपने जवाब दावे के साथ में ऑर्डर ऑफ रूल 1 में जो ए में आपने जवाब दावा पेश किया, उसके साथ उसने कुछ दस्तावेज भी पेश किए। इधर आपने जब प्लेंट पेश की थी, प्लेंट के साथ में आपने दस्तावेज पेश किए, और ये लिखना पड़ता है चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी, ये लिखना पड़ता है कि दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई एम क्लेमिंग द रिलीफ। तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप चाहते हो रिलीफ प्राप्त करना, तो उसको आपको एक दस्तावेजों की सूची के साथ दावे के साथ पेश करना पड़ेगा। अब दावे के साथ आप पेश करेंगे तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से दस्तावेज आपके पावर और पोजीशन में हैं और वो आप पेश कर रहे हैं, और कौन कौन से दस्तावेज आपके पावर और पोजीशन में नहीं है, और तो वो किसके पावर और पोजीशन में हैं और कहां से ला करके आप पेश करेंगे, इस बात की एक आपको लिखना पड़ेगा कि ये दस्तावेज मेरे पावर और पोजीशन में नहीं है, ये फला आदमी के या फला अथॉरिटी के पावर और पोजीशन में है, वहां से इनकी कॉपियां प्राप्त करके पेश की जाएंगी। परंतु यदि किसी गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी डॉक्यूमेंट को दिया जाता है तो उसके ऊपर ये शर्त लागू नहीं होती। अदरवाइज यदि आप ऐसी सूची पेश नहीं करते हैं और ये इस प्रकार का अवरमेंट नहीं लिखते हैं कि दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट इन माय पावर एंड पोजीशन आर टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी और द ऑफिसर और द पर्सन, then at the later stage he will produce the plaintiff will produce them। और यदि आपने नहीं लिखा तो फिर आपको न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी दस्तावेज को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, ऐसा दस्तावेज जो आपके वाद पत्र के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात किसी प्रक्रम पर अस्तित्व में आया है, द डॉक्यूमेंट itself came into existence after filing of the suit, then the position is different, at that time such type of restriction will not apply। वहां तो आपको जिस दिन आपका दस्तावेज प्रभाव में आया, एग्जिस्टेंस में आया, उस टाइम आप उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त करके जो भी आपको टाइम लगता है रीजनेबल, वो लिखने के बाद एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायालय आपको उन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पे लेने की अनुमति दे सकता है। ये कि ये नियम प्रतिवादी पे लागू होते हैं, उसको भी अपने पावर और पोजीशन में जो भी डॉक्यूमेंट है वो पेश करने पड़ेंगे सूची के साथ। और यदि कोई डॉक्यूमेंट उसकी सूची के साथ पेश नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको पता है कि डॉक्यूमेंट अस्तित्व में है लेकिन उसके पावर और पोजीशन में नहीं है, उसने काफी प्रयास कर लिए, उसको मिले नहीं है, तो मिलते ही पेश कर देगा, तो उनका हवाला वो दे देगा और बाकी डॉक्यूमेंट जो पेश कर रहे हैं उसकी एक कॉपी पेश कर देगा साथ में।
एक कॉपी डॉक्यूमेंट की, एक फोटोकॉपी या कोई भी ट्रू कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी, जैसी भी स्थिति वो पेश कर सकता है। और एविडेंस के टाइम में वो अपना मूल ले आएगा, मूल पे पर्दा डल जाएंगे, और पत्रावली में जो आपकी कॉपी लिखी है उस पे पर्दा डल जाए, मूल आपको वापस कर देंगे पर्दा स्टाइल। तो ये एक डॉक्यूमेंट के संबंध में बात हो गई। अब आपका क्या है, दावा आ गया, जवाब दावा आ गया। दावा और जवाब दावा आने के बाद ट्रायल में क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए आपको ऑर्डर 14 में जाना पड़ेगा। ऑर्डर 14 विवादकों की विरचन के लिए आपको उपबंध बताता है। अब वो कौन कौन सी सामग्री है जिसके आधार पर या जिसको काम में लेते हुए विवादकों को विरचित किया जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि मेटेरियल कोई अलग से लाना नहीं है। कोर्ट कहाँ से लाएगा, आपको देखना है कि प्लेंट पेश हुई यानी वाद पत्र पेश हुआ, तो वाद पत्र को काम में लेगा। उसके बाद उसके साथ जो दस्तावेज पेश किए गए उनको काम में लेगा। उधर प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया, जवाब दावा जिसको बोलते हैं, और उसमें यदि कोई उसने प्रति दावा यानी काउंटर क्लेम किया है तो वो, और उस जवाब दावे के साथ में और प्रति दावे के समर्थन में जो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश की है वो सारे काम में लेंगे। अब यदि उसने जवाब दावा के साथ में प्रति दावा पेश कर दिया तो वादी को उसका जवाब देने का अधिकार है। और वादी ने जो जवाब दिया उसमें मान लो कोई ऐसी चीज आ गई जो नई चीज आ गई उभर के सामने, तो प्रतिवादी जिसने पहले जवाब दावा पेश किया था वो न्यायालय की अनुमति से जवाब पेश कर सकता है, जिसको रेप्लिका भी बोलते हैं। तो वो न्यायालय की अनुमति से ही पेश कर सकता है। और काउंटर क्लेम का जवाब जो है वो वादी एज ऑफ राइट पेश करेगा। तो ये आपके पास में दावा, प्रतिदावा, काउंटर क्लेम और उसका जवाब, ये सारी बातें आ गई। और इनके साथ जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वो सारे आपके पास सामने हैं। अब इनको पढ़ने के बाद में भी और एक चीज होती है, इंटेरोगेटरीज भेजते हैं ऑर्डर 11 के अंतर्गत। तो वहां पर क्या है, जो प्रश्नावली भेजते हैं उनके उत्तर भी आ जाते हैं, उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपके दिमाग में इश्यू बनाने के लिए मटेरियल सही नहीं लग रहा है, आपको अभी भी आपके दिमाग में विवाद की पिक्चर नहीं बनी कि वास्तव में विवाद है क्या, तो फिर आपको क्या करना है, ऑर्डर 10 रूल 2 में पक्षकारों का परीक्षण करने की व्यवस्था। पार्टीज कैन बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट बिफोर ट्रायल। क्या होता है, वो केवल और केवल the real question in controversy or the real dispute between the parties, what the dispute is still not clear, neither from the plaintiff nor from the written statement and nor from the document submitted with the plaintiff or written statement. Then the court can call the parties in person and examine them. और कौन कौन को एग्जामिन किया जा सकता है, आइदर द पार्टी हिमसेल्फ, उसको बुलाया जा सकता है, और एनी पर्सन, any agent, friend, or any person who is in any way concerned with the plaintiff or defendant is fully acquainted with the facts and circumstances of the matter and is in position to reply all the questions put to him by the court during the course of examination. यानी न्यायालय के सामने जब परीक्षण की बात आती है पक्षकारों को बुलाने की, तो पक्षकार खुद आ सकता है, अपने एजेंट को भेज सकता है, दोस्त को भेज सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति को भेज सकता है जो वाद में वर्णित और वाद के संबंध में सारे तथ्यों की पूरी जानकारी रखता हो, यानी फुल्ली एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड ऑल्सो इन पोजिशन टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस पुट टू हिम। तो अब ये बात है कि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, जो भी उनकी तरफ से आता है उनका परीक्षण किया जाता है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि while the parties are under examination, while the parties are under examination by the court, then opposite party cannot directly put any question to the party under examination.
यानी जिस पार्टी का, जिस पक्षकार का परीक्षण न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है ऑर्डर 10 रूल 2 में, उससे डायरेक्ट सवाल अपोजिट पार्टी नहीं पूछ सकते। If the opposite party is willing to put any question to the party under examination, then those questions are put through the court. न्यायालय के माध्यम से सवाल पूछेंगे आप कि साहब इससे ये पूछो, साहब इससे ये पूछो। जब वादी की परीक्षा हो रही है तो प्रतिवादी सवाल पूछ सकता है न्यायालय के माध्यम से, और जब प्रतिवादी का परीक्षण हो रहा है तो वादी न्यायालय के माध्यम से पूछ सकता है। कोर्ट कभी भी दोनों ही पक्षकारों के व्यक्तियों को आराम से कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि कोर्ट तो परीक्षण के लिए बुलाता ही है। और कोर्ट उस संबंध में जहां कोर्ट को थोड़ा बहुत डाउट लगता है, चीजें क्लियर नहीं है, उन चीजों के बारे में अपना सवाल पूछ करके और चीजों को क्लियर कर देता है। और क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद में जब पूरा मटेरियल आपके सामने आ गया तो फिर विवादकों का फ्रेमिंग हो जाएगा। ये इसमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाएगा। क्रिमिनल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, यहाँ फ्रेमिंग ऑफ इश्यू होता है। यहाँ इश्यू वाइज निर्णय होता है, वहां पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो इश्यू होते हैं यही पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कहलाते हैं। अब जब आपके पास में दावा, जवाब दावा, उनके साथ पेश किए गए दस्तावेज और उधर पक्षकारों का परीक्षण और इंटरोगेटरीज, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई, तो अब न्यायालय को जो है इश्यूज बनाने में या विवादक को विरचित किए जाने में कोई परेशानी नहीं है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, विवादक जब विरचित किए जाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वादी ने वाद पेश किया और उसने कह दिया कि साहब ये मेरा फला तारीख को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब जवाब दावा पेश करेगा साहब इसको कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ, तो अब यहाँ एक इश्यू बन गया। तो हिंदी में, क्योंकि कोर्ट्स की लैंग्वेज हिंदी है, तो विवादकों की जो विरचना होती है वो हिंदी में की जाती है। तो वहां एक उर्दू का शब्द काम में लेते हैं, आया। आया मानी क्या? आया वादी को दिनांक फला को प्रतिवादी के विरुद्ध वाद के वाद पत्र के मद संख्या फला में वर्णितानुसार कॉज ऑफ एक्शन यानी वाद कारण प्राप्त हुआ। तो ये जो है सिद्ध कौन करेगा? कह के कौन आ रहा है? वादी कह के आ रहा है, तो वादी के ऊपर भार जाएगा इसका। अब मान लीजिए वादी ने एक पट्टा पेश किया कि साहब ये जो विवादित जमीन है वो मेरे पिताजी की है और प्रतिवादी इस पे अतिक्रमण करना चाहता है। तो उसने कहा कि विवादित संपत्ति जो है वो मेरे, जो विवादित संपत्ति का पट्टा मेरे पिताजी के नाम का है। अब प्रतिवादी जवाब दावा लेके आता है कि साहब विवादित संपत्ति का पट्टा इसके बाप का नहीं, वो तो मेरे बाप का है। अब इश्यू कैसे बनाओगे? अब यहाँ दो इश्यू नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे? अब दो एक दूसरे का है, दोनों में से एक साबित हो जाएगा तो दूसरे को फिर सिद्ध करने की अनुमति, वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। यदि वादी ये साबित कर देता है कि पट्टा जो पेश किया गया है वो उसके पिताजी के नाम, तो इश्यू दूसरी नहीं बनेगी। दूसरी इश्यू केवल और केवल इश्यू जो वादी का पट्टा के ऊपर जो एविडेंस पेश की जा रही है उसका वो अपनी एविडेंस पेश करके प्रतिवादी उसका खंडन करेगा। नया इश्यू नहीं बनेगा, इश्यू एक ही रहेगा। वही कहेगा कि ये विवादित जमीन का पट्टा मेरे पिताजी के नाम का है। वो उसको सिद्ध करने के लिए अपने पिताजी के पक्ष वाले पट्टे के पक्ष में एविडेंस देगा, पंचायत का रिकॉर्ड पेश करेगा, गवाह पेश करेगा और उसके अटेस्टिंग विटनेस को पेश करेगा। उधर वो अपने बाप वाला पट्टा पेश करेगा, उसको प्रदर्शित कराएगा और उसके अटेस्टिंग विटनेसेस को पेश करेगा। तो ये सब चीजें करेंगे तो वो आपका देखेंगे भी कौन किसके पक्ष में अच्छा साक्ष्य आ रहा है। ये बात आप भली भांति जानते हो कि क्रिमिनल में कोई भी फैक्ट जो है, कोई भी आपका मामला जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करना पड़ता है, तभी जाके कन्विक्शन होगा। लेकिन सिविल में ऐसा नहीं है। सिविल में क्या होता है? प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है, यानी संभावनाओं की अधिसंभाव्यता, संभावनाओं की प्रबलता, यानी प्रबल संभावनाएं किसके पक्ष में है उसके अनुसार डिसाइड होता है। और जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाती है वहां ओरल एविडेंस का एक्सक्लूशन होता है। और अटेस्टिंग विटनेस का जहां तक सवाल है
वो आपके डॉक्यूमेंट को, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ अटेस्टिंग विटनेस। अब अटेस्टिंग विटनेस आप टीपी एक्ट में धारा 3 में इसकी परिभाषा पढ़ते हो। क्या होता है अटेस्टिंग विटनेस? कम से कम 2 होने चाहिए एग्जीक्यूट करते समय, और सिद्ध करते समय कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मान लो दोनों ही मर गए तो फिर ऐसे आदमी को बुलाया जाएगा, दोज पर्सन्स हु आर फुल्ली एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ दोज पर्सन्स एंड दोज पर्सन्स कैन प्रूव द हैंडराइटिंग ऑफ दोज पर्सन्स। अब आपको ये ध्यान में रखने की बात यह है कि अटेस्टिंग विटनेस कहते किसे हैं? पता नहीं आप लोगों को आता है या नहीं आता है। 1 मिनट के खर्च करने से मैं आपको बता देता हूं कि अटेस्टिंग वास्तव में प्रॉपर अटेस्टेशन होता क्या है। ये बोर्ड पे दिख जाएगा क्या? हाँ जी सर, दिख जाएगा। अटेस्टिंग में क्या है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अब कैसे करें, मेरा मोबाइल नहीं गिर जाएगा। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, मेरे बैठने वाले। देखिए, ये एक पेपर है, इसके ऊपर ए जो है बी के माध्यम से, ए तो है एग्जीक्यूशन करने वाला, डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला यानी लिखाने वाला। बी जो है ये स्क्राइबर है, यानी ये लिखने वाला है, जिसकी कलम से लिखा जा रहा है। तो आजकल कलम तो है नहीं, आजकल तो टाइप होता है, लेकिन जहाँ गांव में टाइप की सुविधा नहीं है वहां हाथ से भी लिखा जा सकता है। ए लिखवा रहा है, बी लिख रहा है, और सी देख रहा है, डी भी देख रहा है, ई भी देख रहा है। ए ने लिखाया, बी ने लिखा, सी डी ई ने देखा, लिखते चले गए, ऐसे ऐसे काफी सारा लिखते चले गए, यूं यूं करते गए, ये ऐसे करते करते 5 पन्ने भर दिए। तो ये सी बोला, यार मेरी बस का टाइम हो गया, मैं तो जा रहा हूं, मेरे तो साइन करा लो। तो ये सी जो है यहाँ अपना सी का साइन करके चला गया। फिर वो टाइम लगने लगा। डी बोला, मुझे भी यार मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, मेरे भी साइन करा लो। तो ये डी भी साइन कर गया। ई बैठा रहा, पूरा लिख के पूरा हो गया तो वो पढ़ने लग गया कि मैंने क्या लिखा है। ई बोला, यार तो बहुत टाइम लगेगा तेरे को पढ़ने में, ये मैं भी साइन करता हूँ, तू करते रहना तेरा बाद में। ये ई भी बिना रुके चला गया। फिर जब सारे चले गए तब आपके ए ने साइन करे और बी ने अपने लिखने के साइन किए, और सी डी ई का पहले से सिग्नेचर है। क्या ये वैलिड अटेस्टेशन है? नो सर। हैं? नो सर। नो सर। क्या होना चाहिए वैलिड अटेस्टेशन के लिए? सर वो पूरा देखा होना चाहिए और टर्म्स एक बार ही चेक करी होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको ज्ञान नहीं। और कोई बताओ। यू आर नॉट हैविंग इवन सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट और द पॉइंट्स। और सर बताओ जिसने कौन। लिखा और जिसने लिखवाया उन दोनों हाँ, के साइन करते वक्त उन तीनों को देखना चाहिए था या कम से कम 2 को देखना चाहिए था? ये भी जरूरी नहीं है। चलो टाइम नहीं खराब करते, मैं बताता हूँ। देखिए, अटेस्टिंग का मतलब क्या होता है? We are going to attest the signature of the party who is going to execute a document. स्क्राइब का लिखना तो कोई जरूरी नहीं होता है। Who wrote it is immaterial, but who got it executed is important. इस बी के सिग्नेचर इन सबसे पहले होने चाहिए, because we are, or the attesting witnesses are only attesting the signature of the person. They are least concerned with the contents of the document which is being written or being executed. Contents are irrelevant. We are not, the attesting witnesses are not concerned with the contents of the execution of the executed document. तो सबसे मेन चीज ये है कि ए और बी के साइन पहले होने चाहिए,
उसके बाद में सी डी ई के साइन होने चाहिए। मान लीजिए दूसरी स्थिति देखते हैं, ये लिखवा लिया, उस टाइम कोई नहीं था, ये कोई भी नहीं था, ए था और बी था, ना सी था ना डी था ना ई था। पूरा लिखा, लिखने के बाद में ए में अपने साइन कर लिए और बी के लिखने के साइन हो गए। ये ए जो है इस डॉक्यूमेंट को लेके और सी के पास गया 1 महीने बाद, अरे बोले ये मैंने ये एक डॉक्यूमेंट लिखवाया, एग्रीमेंट लिखाया, आपने इसके साइन कर दिया, मैंने लिखवाया है, मेरे ही सिग्नेचर है इसको। वो कहता है लो कर देता हूँ यहाँ, तो उसने सी ने साइन कर दिए। उसके 2 महीने बाद डी के पास गया, अरे बोले ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने लिखा है, मेरे साइन कर दिया मैंने, तू मेरे साइन कर दे। तो वो भी साइन कर देता है और इस प्रकार ये भी कर देता है। तो क्या ये वैलिड अटेस्टेशन हुआ? यस सर, हो गया, होगा। क्योंकि पर्सनल एक्नॉलेजमेंट मिली है ना, इसलिए। हाँ, अब की बार जोरदार उत्तर आया, ये है सही जवाब। उसमें दोनों बातें लिखी हुई अटेस्टेशन में, या तो लिखते हुए देखे या लिखाने वाले ने अपने द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार कर लिया। इन बोथ दी सिचुएशंस द अटेस्टिंग विटनेस इज एट लिबर्टी टू गेट इट अटेस्टेड। समझ में आया अटेस्टेशन? तो ये आपका जी अटेस्टेशन सर, का बहुत अच्छे से समझ में आया, है। बहुत यस अच्छे से सर। समझ में आया सर। बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ जी सर। चलो अच्छी बात है, आ जाना चाहिए जी, एक बार समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको डॉक्यूमेंट्स के टाइम में ये अपनी बात चल रही थी अटेस्टेशन से संबंधित, तो ये तो क्लियर हो गई। उसके बाद में नोटिस देने वाली बात आती है। तो दावा संस्थित होने से पहले मान लो जो पंचायत के विरुद्ध दावा लेके आ रहे हो और आपने पंचायत को नोटिस ही नहीं दिया, तो धारा 109 में पंचायत को 2 महीने का नोटिस देना चाहिए। नोटिस नहीं देंगे तो मैंडेटरी प्रावधान है, आप दावा ले ही नहीं सकते। कोर्ट कैन नॉट इवन रिसीव दी प्लेंट। और मान लो होगी, सामने का ऑब्जेक्शन है तो खारिज ही होगा या लौटाया जाएगा, दोनों बातें होगी। तो फिर नोटिस का लिखना पड़ता है। फिर न्यायालय का जुरिस्डिक्शन, एक बिंदु आपको लिखना पड़ता है कि इस न्यायालय को इस वाद को सुनने का श्रवणाधिकार या सुनने का अधिकार है। तो सुनने का पहले आगे तो श्रवणाधिकार लेकिन नहीं, जुटने सुनने का अधिकार है। अब आप ये देखिए कि न्यायालय के जुरिस्डिक्शन को आप कैसे देखेंगे, कितना प्रकार का जुरिस्डिक्शन सिविल में होता है। सिविल में कितने प्रकार का जुरिस्डिक्शन होता है? फौजदारी से ज्यादा होता है ना? सर 3 टाइप्स ऑफ jurisdiction are there: यस। pecuniary, territorial and सब्जेक्ट मैटर। पहले subject matter। किसको देखोगे आप? सबसे पहले कौन सी सर चीज दिमाग में? territorial। टेरिटोरियल नहीं। पेक्यूनरी। अरे Pecun- नहीं भाई, कई मामलों में पेक्यूनरी होती ही नहीं subject है तो matter, क्या? subject matter सर। सब्जेक्ट यस। मैटर Section सर। 9। आपको सब बीमारी क्या हाँ। है? सबसे पहले मान लो आपके हार्ट में शिकायत हो तो EHCC में जाओगे ना यार। हार्ट का यदि कोई दुख हुआ, कोई बीमारी हुई तो हार्ट स्पेशलिस्ट वाले हॉस्पिटल में जाओगे। अब आपको तय करना है कि यार कौन से में जाएं, कौन से में ज्यादा सुविधाएं हैं, फिर आप उसका फॉर्म चूज करोगे। SMS में जाएं, फोर्टिस में जाएं कि EHCC में जाएं, नारायण में जाएं, गांधी में जाएं, कहाँ जाएं? तो वो फिर आपको बाद में देखना। अब आप सब्जेक्ट मैटर देखने के बाद में अब आप देखेंगे कि आपका यदि धन संबंधी वाद है तो आप देखेंगे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट का है, आप कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रह रहे हो, जहां का पहले तो आपको जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट देखना पड़ेगा टेरिटरी में। उस टेरिटरी में ये देखना पड़ेगा कि आपका तो सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के संबंध में वाद ग्रहण करने का कौन से न्यायालय को अधिकार है। आप बताइए सिविल जज का कितने का जुरिस्डिक्शन है? अप टू व्हाट अमाउंट 2 लाख तक का है? 2 लाख तक, 2 2 लाख, लाख up to 2 तक का। लाख। पहले किसने बोल दिया? 2015 में अमेंडमेंट हुआ CPC में, उसमें आपका 2 लाख कर दिया सिविल जज का, और ये कैख हटा दिया आजकल। तो अब उसके बाद में 2 लाख से ज्यादा का हो तो कहाँ जाओगे? सीनियर सिविल जज सीनियर सिविल जज। सीनियर सिविल जज को कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 5 लाख। अरे नहीं, अक्ल लगाओ, 1 से 5।
मान लीजिए एक जगह ऐसी है जहां केवल सीनियर सिविल जज ही है, वो तो है ही नहीं जूनियर वाला, सॉरी वो सिविल जज तो है ही नहीं वहां, तो पर वो 2 लाख तक के लिए उसको ढूंढते थोड़ी फिरोगे। 1 से लेके 5 तक का जुरिस्डिक्शन उसका है, और यदि वहां एक ही कोर्ट है तो उसी में जाना पड़ेगा। एक ही जगह पे 2 कोर्ट हैं और दोनों का जुरिस्डिक्शन केवल पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के आधार पे बटा हुआ है, तो 1 से 2 तक वहां चले जाएंगे, ज्यादा होते ही उसमें चले जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज का कितना है? सर 5 लाख से अधिक अरे ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्ट्रिक्ट जज का कोई लिमिटेशन नहीं है। किसने अनलिमिटेड। पढ़ाया आप लोगों को, भगवान जाने कैसे। नो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रेस्ट्रिक्शन इज देयर। चलो ये बता दो चलते हाथ ही, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट कौन सा होता है? अरे भाई, आप जब ये जजमेंट लिखोगे तो इन बाकी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बाकी तो मुझे पता, फॉर्मेट में लिखा घसा हो गया, भिगोया धोया हो गया। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट किसे कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हैं? डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट कहते हैं। और कतिपय मामलों में जहां हाई कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन में यदि वो कोई मामले सुनता है, कब सुनता है? जब 2 डिस्ट्रिक्ट के मामले हो जाते हैं तब वो हाई कोर्ट भी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट कहलाता है उस पर्पज के लिए। अब आपने एक तो ढूंढ लिया सब्जेक्ट मैटर, फिर उसके बाद में आपका पिक्यूनरी था वो ढूंढ लिया, और टेरिटोरियल पहले ढूंढा। टेरिटोरियल ढूंढने के बाद आपको पता लगा कि अपने वाला पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाला मैटर कौन सा है। तो ये क्या सीक्वेंस में देखने पड़ते हैं, ये लॉजिकली होने चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपकी पीड़ा क्या है, यानी आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। देन यू हैव टू गो द टेरिटरी, कि कौन सी जगह जाए वहां अपने को मिलेगा ये माल। आप चले गए बोले एचएमएस के आसपास दवाई की बहुत सारी दुकानें हैं, वहां किसी न किसी दवाई की दुकान में आपकी दवाई मिल जाएगी। जब आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वहां पहुंच गए तो पता चला कि यहाँ पर जो है अपने वाला मैटर जो है वो ये सीनियर सिविल जज के यहाँ चलेगा, इसका ये जुरिस्डिक्शन। तो ये चीजें आपको, अब आपको वहां जाने के बाद में ये भी देखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मैटर कैसा है। सब्जेक्ट मैटर मान लो सर्विस मैटर है, तो 1995 के बाद में ये ट्रिब्यूनल गठन हो गया। सेंट्रल का है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, राजस्थान का है तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया। सारे सर्विस मैटर, ट्रांसफर मैटर, ये जितने भी हैं ये सारे इनमें रेट कैट में जाएंगे। रेट छोटी होता है तो छोटा होता है तो राजस्थान वाला हो गया, और कैट बड़ा होता है तो सेंट्रल वाला हो गया। तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में राजस्थान के एम्प्लॉइज के सारे मुकदमे वहां जाएंगे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो, प्रमोशन सारे उधर जाएंगे। और केंद्र का मामला है तो कैट में चले जाएंगे, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चले जाएंगे। और पहले आपको पता है कि मुंसिफ एवं मजिस्ट्रेट हुआ करता था। मुंसिफ का मतलब सिविल मैटर सुनेगा, और मजिस्ट्रेट का मतलब फौजदारी सुनेगा। तो आप डेट नोट करना चाहें तो कर सकते हो, 3/7/1994 तक मुंसिफ था। 3/7/1994 के बाद मुंसिफ खत्म होकर के 4/7/94 से सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रभाव में आ गए। 4/7/1994 के बाद से ये नोमेनक्लेचर हो गया। अब 2015 में कैखे वैखे भी हटा दिए, तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख सकते हैं नेट पे डाल करके, नोटिफिकेशन आ गया 2015 में, और स्टेट अमेंडमेंट करके उनको डाल दिया। तो ये आपका अब जो है सिविल जज और सीनियर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज में कोई परिवर्तन नहीं। मैं एक जजमेंट राइटिंग की, आर्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग की किताब, वो एक आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन जोशी का, काफी यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, तो उसके जैसा ही उधर का कोई एक और था, उसकी किताब थी, वो भी 1100 रुपए की थी, मनमोहन वाली थी नहीं अवेलेबल। तो मैंने उसको देखा तो उसको मैंने घर पे ला के पढ़ा, तो उसने सारे फैक्ट्स खोटे लिख रखे। राजस्थान में सीनियर जज, सॉरी सिविल जज कनिष्ठ खंड, और सीनियर सिविल जज के सिविल जज वरिष्ठ खंड लिखा हुआ था। और जुरिस्डिक्शन में बता रखा था 3 लाख, और उसका बना रखा था 5 लाख।
और उधर आपका एडीजे का डीजे का नहीं दे करके और एडीजे का दे रखा। अरे मैंने कहा इसको 1100 रुपए के खराब हो गए, वापस दो इस किताब को। और पब्लिश को फोन किया मैंने, तुम क्या लिख रहे हो, ये बच्चों को क्या मटेरियल दे रहे हो। टाइप इतनी सुंदर तो देखते ही पता लग जाए। जिसकी सुंदर हैंड राइटिंग हो तो राइटिंग के नंबर भले ही मिलो, यदि मटेरियल ढंग का नहीं लिखा हो तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। और जिसकी हैंड राइटिंग खराब होती है वो सोचता है यार पता नहीं क्या लिखा होगा, साला कुछ तो लिखा ही होगा, तो उसको थोड़े बहुत नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपका जूरिस्डिक्शन की बात भी आपको प्लेंट की रचना करते समय उसमें लिखनी पड़ेगी। अब आपका वाद जो है अवधि मध्य है या अवधि के बाद है, ये दो प्रकार से इश्यू बनते हैं। यदि आपने लिख दिया आया वादी का वाद अवधि बाधित है तो डिफेंडेंट पे बर्डन चला जाएगा। और आपने इसकी रचना ऐसे करी कि आया वादी का वाद समयावधि के भीतर पेश किया गया यानी विद इन लिमिटेशन है, तो ये वादी पे जाएगा और जाना वादी पे चाहिए। कारण क्या है कि सबसे पहले अवरमेंट वो करके आ रहा है कि दावा मैंने अंदर मियाद या समयावधि के भीतर पेश कर दिया मैंने। अब उसके बाद में वाद का मूल्यांकन होता है, सूट वैल्यूएशन देखना पड़ता है आपको। निर्णय लिखते समय ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में वाद की विषय वस्तु का जो मूल्यांकन किया है, वैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज प्रॉपरली वैल्यूड और नॉट। यदि नहीं किया है और कहने के बाद पूरा नहीं करा तो ऑर्डर 7 रूल 11B में खारिज हो जाएगा। मान लीजिए आपने मूल्यांकन तो ठीक किया लेकिन चकमा दे करके कोर्ट फीस कम पेश कर दी, तो कोर्ट फीस कम पेश कर दी कहने के बाद पूरी नहीं करी तो आपका ऑर्डर 7 रूल 11C में उठ जाएगा। अब मान लीजिए आपका दावा आप लेकर के आ गए और आपने कोर्ट ने देखा उसमें कि ये तो विधि द्वारा वर्जित है, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन इज बार्ड एज पर लॉ, तो आपका दावा खारिज हो जाएगा। बार्ड बाई लॉ होते ही डी में खारिज हो जाएगा। उसके बाद में ई में आप देखो, जब आपका दावा पेश हो रहा है उस समय एक्स्ट्रा कॉपी पेश की कि नहीं करी, कहने के बाद भी पेश नहीं करी तो भी खारिज हो जाएगा। उसके बाद एफ में आपका क्या आता है कि जितने आपके प्रतिवादी हैं उतने ही प्रतिवादीगण के लिए प्लेंट की कॉपी विद डॉक्यूमेंट्स और प्लस आपका नोटिस उसको जाने के लिए भेजे जाने के लिए उतनी कॉपी में, जैसे 5 प्रतिवादी हैं तो प्लेंट की 5 कॉपी प्लेन पेपर पे पेश करनी पड़ेंगी और उतने ही नोटिस पेश करने पड़ेंगे ताकि प्रतिवादीगण को तामील करवाने के लिए उनको भेजा जा सके। तो ये भी आपका उसमें जरूरी है, ये भी कोर्ट को देखना निर्णय लिखते समय। अब आप किस प्रकार का दावा लेकर के आए हो ये भी आपको देखना है शुरू शुरू में, क्योंकि दावे में निर्णय लिखते समय ऊपर ही लिख देते हैं। उर्दू चली आ रही है पहले से, तो लिखते हैं दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, दावा बाबत अधिकारों की घोषणा, इस्तकरार हक बोलते हैं जिसको उर्दू में, और स्थायी निषेधाज्ञा, तो ये चीजें रहती हैं। तो ये चीजें भी आपको पूरी लिखनी पड़ेगी कि वास्तव में दावा किस संबंध में लेके आए हो, इस कोर्ट को उस मामले में रिलीफ देने का अधिकार प्राप्त है या नहीं है। तो उधर अब अपन चलते हैं वापस। ये चीजें इतनी सारी आपने देख ली, उसके बाद आपको ये देखना है कि निर्णय लिखते समय आपको निर्णय की भाषा देखनी पड़ेगी कि कौन सी भाषा में लिखना है। तो कोर्ट की भाषा होती है, कोर्ट की भाषा सीपीसी में सीआरपीसी में दे रखा है कि भाई कोर्ट की भाषा जो है राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो जो कोर्ट की भाषा होती है उसी में आपको निर्णय लिखना है। अब आपका निर्णय लिखते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे ऊपर न्यायालय का नाम विथ इट्स एड्रेस। न्यायालय जिस किसी का भी नाम लिखा, न्यायालय सिविल न्यायाधीश, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जयपुर मेट्रो फलाना ये वो सब आपको राजस्थान लिख दो। उसके जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे, पीठासीन अधिकारी का नाम। परीक्षा में आप नाम नहीं लिख सकते तो पीठासीन अधिकारी, नेम ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट डैश 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 फलाना। उसके बाद प्रत्येक वाद को एक संख्यांक दिया जाता है। एवरी ईयर ए सूट रजिस्टर इज मेंटेन्ड, हर साल के लिए नया होता है, दावों का रजिस्टर कहलाता है। उसमें उसकी एंट्री होती है 1 नंबर से शुरू होती है, हर साल नंबर बदल जाता है तो उसका एक नंबर देते हैं। मान लीजिए कि आपका 2024 का पहला दावा है तो दावा का संख्या 1
2024 किस संबंध में है, ये पूरी एंट्री होती है। एक लंबा चौड़ा रजिस्टर होता है, उसको भरते भरते आदमी थक जाता है, इतना लंबा होता है। वो बैठ के एक साथ ही लिखते हैं कई दिनों में, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके एक आपका ब्रैकेट में लिखते हैं CIS नंबर, मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन केस इंफॉर्मेशन स्कीम होती है, इसको CIS नंबर बोलते हैं, वो भी आजकल लिखते हैं। जब वो लिख दिया, उसके बाद में आपका टाइटल लिखना है, वादी बनाम प्रतिवादी। एक वादी तो वादी बनाम प्रतिवादी, दो वादी और एक प्रतिवादी तो वादीगण बनाम प्रतिवादी, चार वादी और पांच प्रतिवादी तो वादीगण बनाम प्रतिवादीगण, और उनका पूरा एड्रेस, उनके बाप का नाम, उसका निवास स्थान, उनका जितनी भी जानकारी उनके पते के बारे में हो, वो सारी की सारी जानकारी आपको उसमें लिखनी है। उसके बाद उसके नीचे आपको लिखना है दावा किस संबंध में है। उर्दू में लिखते हैं दावा बाबत अधिकारों की घोषणा, दावा बाबत फला फला रजिस्ट्री को निरस्त कराने बाबत, इस तरह से उसमें लिखते हैं। अंग्रेजी में लिखोगे तो दूसरा लिखते हैं सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द सेल डीड फला फला, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द अडॉप्शन डीड फला फला। Whatever it may be, it depends upon the nature of the suit which you are going to decide. It is given in the problem itself, then you have to take help from that particular problem, and you can write straight way. इसको बोलते हैं कॉस्ट टाइटल, फौजदारी में कॉस्ट टाइटल बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं टाइटल ऑफ द सूट के अंदर आप क्या चीज लेकर के आए हो, तो वो वहां वो लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद आप लिख दिए पक्षकारों में वकील किसका है, वादी की ओर से अधिवक्ता फलाना, या फलाना अधिवक्ता वादी की ओर से, फला अधिवक्ता वादीगण की ओर से। एक से ज्यादा वादी हैं और अलग अलग वकील हैं, तो हर वादी का जो वकील है उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद चलिए प्रतिवादीगण की तरफ से, मान लीजिए प्रतिवादी अलग अलग है, कोई स्टेट है, कोई पंचायत है, कोई नगर निगम है, कोई UIT है, कोई JDA है, कोई प्राइवेट पार्टी है, तो सबके अलग अलग है, तो सब लिखेंगे। प्रतिवादी संख्या एक की तरफ से फलाना, दो की तरफ से फलाना, तीन की फलाना, सरकार की तरफ से PP, ये सब ऐसा लिख करके उसमें दे देते। तो ये आपके अधिवक्ताओं के नाम हो जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे तो आएगा जजमेंट। अंग्रेजी में लिखोगे तो कैपिटल लेटर में जजमेंट लिख दीजिए, हिंदी में जजमेंट कैपिटल फैपिटल होता नहीं, सीधा निर्णय लिखिए। राइट हैंड साइड में डेट डाल दीजिए। किताबों में लिखा रहता है कि डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या लास्ट में लिखा जाता है, एट द एंड ऑफ द जजमेंट व्हेन द जजमेंट हैज ऑलरेडी बीन प्रोनाउंस्ड आफ्टर साइनिंग इटसेल्फ, उसके लास्ट में लिखा जाता है कि निर्णय आज दिनांक इतना को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया और लिखा कर सुनाया गया, साइन करने के पश्चात। तो वहां लास्ट की लाइन होती है, वहां तारीख डालते हैं कि इसको सुनाया गया। मान लो आपका लिखते समय तारीख गलत भी होगी, तो लास्ट वाली तारीख है ना, वो मायने रखती है। इसलिए प्रोनाउंस डेट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पता नहीं कहाँ से थ्योरी पढ़ के आते हैं, उस हिसाब से बता देते हैं। मेरे हिसाब से ये लिखना जरूरी नहीं है। निर्णय की तारीख राइट हैंड साइड में लिख दीजिए। अब आपका निर्णय लिखने के बाद में आप नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे मेटेरियल फैक्ट्स, मेटेरियल फैक्ट्स गिविंग राइज टू इंस्टीट्यूट दी शूट। तो वादी के वाद के सारवान तथ्य ब्रीफ में लिखेंगे। जब मेटेरियल फैक्ट्स लिखेंगे तो अपने आप ही ब्रीफ हो जाएगा। मेटेरियल फैक्ट छोड़ना नहीं और एविडेंस को जोड़ना नहीं। जब आपका वादी का लिख दिया तो फिर आप प्रतिवादी का जवाब दावा लिख दीजिए। उसके बाद में वादी का वाद लिख दिया, प्रतिवादी का प्रतिवाद लिख दिया। अब दोनों के आधार पर जो मैंने पहले बताया आपको, सारे मटेरियल को काम में लेकर के और आपका इश्यू फ्रेम होंगे। और जो ही इश्यू फ्रेम होते हैं ट्रायल शुरू मानी जाती है सिविल में, और फौजदारी में जो चार्ज फ्रेम हो जाता है, ऑर्डर सॉरी आपका चैप्टर 17 में जो ही चार्ज लगा दिया जाता है त्यों ही ट्रायल शुरू मानी जाती है। तो ये आपका जो ही आपने इश्यू फ्रेम किए त्यों ही आपकी ट्रायल शुरू हो जाती है। अब इश्यू आप फ्रेम करते चलेंगे, तो इश्यू फ्रेम करते चलेंगे तो आपको इसका बर्डन डालना पड़ेगा। किस पे बर्डन जाएगा, जब बर्डन की बात आती है तो आप जब जज हो तो
ये माना जाता है ए जज व्हेन राइटिंग द जजमेंट और डिलीवरिंग द जजमेंट इज नोन और इज सपोज टू नो दैट ही इज knowing all the relevant law applicable to that particular list which he is going to decide। यानी जो निर्णय देने के लिए जा रहा है उस निर्णय के बारे में उसको सारा ज्ञान है, भले ही दिल्ली भर का ज्ञान ना हो, लेकिन माना ये जाता है कि ये जज व्हेन गोइंग टू राइट ए जजमेंट इज नोइंग ऑल द रेलेवेंट laws applicable to that particular list which is pending and being decided through the judgment। तो उसको सब आना चाहिए। आता कितना है तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ये उसका आपको दावा हो गया, जवाब दावा हो गया। फिर इश्यूज फ्रेम करते हैं कैसे, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इश्यू कितने होते हैं? इश्यू फैक्ट के होते हैं, इश्यू लॉ के होते हैं, और कई बार मिक्स्ड क्वेश्चन एंड फैक्ट ऑफ लॉ होता है। किसी आदमी ने कह दिया इसका दावा तो अवधिवादित है, अवधिवादित है तो कैसे है? अब उसको किन किन आधारों पे वो छूट लेना चाहता है, कैसे अवधिवादित है? जैसे मान लो बाहर में कोई चला गया था और वो आया ही कब, तो तथ्य का विषय है, कब आया कब नहीं आया उसके बारे में एविडेंस लीड करके बताएगा, तभी तो उसका लिमिटेशन में आएगा, नहीं तो उड़ जाएगा। इसलिए सर्टेन इश्यूज आर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। तो उनको भी मिक्स्ड क्वेश्चन फैक्ट एंड लॉ को बिना एविडेंस के डिसाइड नहीं कर सकते। और कई बार ऐसे लॉ के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप फ्रेम कर लीजिए। प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी डिसाइडेड फर्स्ट इफ ओनली बाय डिसीजन ऑफ दोज इश्यूज ऑफ लॉ द सूट कैन बी डिसाइडेड। केवल मात्र लॉ के बिंदु पर यदि मामला, जैसे बाढ़ बाई लॉ का आ गया, 7/11 की दरख्वास्त लगा दी और बाढ़ बाई लॉ बता दिया, किसी विधि द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है, किसी प्रकार की कोई एविडेंस देने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका दावा उठ जाएगा, खारिज हो जाएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7/11 में हो जाएगा, ऑर्डर 7/11D में आपका उठ जाएगा। इसलिए फैक्ट ऑफ द इश्यू ऑफ फैक्ट होता है, इश्यू ऑफ लॉ होता है, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ होता है। अलग जब बर्डन होता है किस पे? जो कह करके आता है। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक पक्षकार विशेष के ज्ञान में है, तो धारा 106 एविडेंस एक्ट पुराने वाला, जिसके अच्छी तरह ध्यान में, वो साबित करेगी ये कैसे हुआ। 102 कोई भी यदि एविडेंस पेश नहीं करे तो क्या हाल हो, तो वादी लेके आया उसका बुरा हाल हो तो बर्डन वादी पे जाएगा। कोई कहता है न्यायालय से मेरे पक्ष में निर्णय आना चाहिए, तो उसको साबित करने का भार उन तथ्यों को उसके ऊपर है जो न्यायालय से चाहता है कि मेरे पक्ष में करे, तो 103 में वो आ जाएगा। फौजदारी में यदि कोई जनरल एक्सेप्शन का फायदा लेना चाहता है तो 105 में उसको साबित करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको इश्यूज फ्रेम करते समय अपना पूरा दिमाग लगा करके इस बात को ध्यान में रखना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किस पे जाएगा। कई बार क्या होता है, सिविल में पूरा का पूरा दावा प्रतिवादी मान लेता है उसका, वादी का, लेकिन अपना खुद का काउंटर क्लेम पेश कर देता है। जब दावा मान लिया तो एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उसने कहा था मेरा 50,000 रुपये मांगता हूँ, बोले ठीक है मांगता, लेकिन मैं इसके 70 मांगता हूँ, 20 दिलाओ इससे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके हो गया? प्रतिवादी पे हो गया। सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पे चला गया। और राइट टू बिगिन, ऑर्डर 18 में राइट टू बिगिन किसका? प्रतिवादी का हो जाएगा। आमतौर पे राइट टू बिगिन किसका होता है? जिसके जिम्मे तनकी बनी है, जिसके जिम्मे इश्यू बने हैं, जिसके जिम्मे विवादक विरचित किए गए। तो जिस आदमी पे ज्यादा बर्डन है वो शुरुआत का करेगा। आपको कई सारे इश्यू बनते हैं, मान लो 5 बने, 3 वादी पे 2 प्रतिवादी पे, तो पहले वादी शुरू करेगा। और क्योंकि वादी का वैसे भी अधिकार बनता है, वो दावा लेकर के आया। एक बात का और ध्यान में रखना है आपको, जब कभी भी वादी की एविडेंस शुरू हो गई और उसने अपनी एविडेंस पूरी दे दी और वो अपनी साक्ष्य समाप्त कर रहा है, उसने ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस whatever the material was with him he has produced before the court and clause is evidence। सिंपल क्लोज कर दी और बाद में प्रतिवादी ने पेश की तो वो कोई चीज ऐसी नई आ गई तो वो अब एविडेंस नहीं दे सकता। इसलिए वादी को अपनी साक्ष्य बंद करते समय ये लिखना चाहिए, इंटेलिजेंट एडवोकेट होगा तो वो लिख देगा, खंडन का अधिकार सुरक्षित रखते हुए साक्ष्यवादी बंद करते हैं। Evidence of the plaintiff is being closed by reserving the right of rebuttal। खंडन का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वादी की साक्ष्य बंद कर रहे हैं।
अब प्रतिवादी लेके आएगा, और प्रतिवादी के साक्ष्य में कोई ऐसी बात आ गई जो आपको जिरह करने का अधिकार मिलता है, वहां आप उसको ढंग से नहीं कर सके, तो आपको चूंकि आपने खंडन का अधिकार सुरक्षित रखा है, इसलिए उसके बाद में आपको वो वाला अवसर दोबारा मिल जाएगा। आप नए सिरे से जो भी एविडेंस और पेश करना चाहते हैं, उस हद तक जो नई चीजें आ गई उनका खंडन आप कर सकते हैं। तो ये भी एक विजडम होती है अच्छे वकील की, कि वो वादी का खंडन का अधिकार सुरक्षित रखते हुए और अपनी साक्ष्य बंद कर देता है। अब वो आपका दावा आ गया, जवाब दावा लिख दिया आपने, इश्यूज फ्रेम करने के लिख दिए। अब एविडेंस आएगी, एविडेंस आएगी तो वादी का तरफ से आएगा तो PW1 बोलेंगे, प्रतिवादी की तरफ से आएगा तो DW1 बोलेंगे। यहाँ मैंने कल बताया था, आपको फिर बता देता हूँ, सिविल में भी PW1 होता है तो क्रिमिनल में भी PW1 होता है, सिविल में भी DW1 होता है तो क्रिमिनल में भी DW1 होता है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग हैं। सिविल का PW1 होता है, वो प्लेंटिव विटनेस कहलाता है, प्लेंटिव और विटनेस यानी P और W। और क्रिमिनल का होगा तो वहां प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है, वो भी PW हो गया। अब आप DW करेंगे तो यहाँ डी में सिविल में डिपेंडेंट्स विटनेस हो जाएगा, और फौजदारी में चलेंगे तो आपका डिफेंस विटनेस हो जाएगा। तो दोनों में नाम PW DW ही है, लेकिन नाम अलग अलग है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ये देखना है कि जो एविडेंस आई हैं, PW1, PW2, PW3, whatever number of the witnesses examined by the plaintiff in support of his plaint, वो सारे के सारे आ जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट रिलेवेंट हैं वो सारे आपके एग्जिबिट हो जाएंगे। जब डॉक्यूमेंट फौजदारी में जब करते हैं प्रदर्शित, तो प्रदर्श P1, प्रदर्श P2, प्रदर्श P3 ऐसे आते हैं। लेकिन सिविल में यदि डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट होते हैं, ये जनरल रूल सिविल और क्रिमिनल आगे 2015 के आसपास आए हैं, उनको देख लेना तारीख, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करने का पूरा प्रक्रिया दे रखी है। तो यदि सिविल में डॉक्यूमेंट आएंगे और वादी के होंगे तो सिविल में आएंगे प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 ऐसे आएंगे। P1 V1 नहीं लगेगा फौजदारी की तरह, प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 ऐसे आएंगे। और डिपेंडेंट के जब बारी आएंगी तो प्रदर्श A1, प्रदर्श A1, A2, A3, A4 ऐसे आएंगे। एक से ज्यादा प्रतिवादी हैं तो प्रदर्श A1 लग जाएगा एक वाले के, दूसरे के B1 B2, C वाला तो C1 C2। आमतौर के C कोर्ट के लिए रखते हैं। कोर्ट का कोई विटनेस आया, कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट पेश हुआ, कई बार कोर्ट भी बुला लेता है गवाह को, तो वो C1 डालते हैं उसमें। तो ये आपका प्रदर्श डालने का तरीका हो गया। वादी ने गवाह पेश कर दिए 5, बंद कर दी, डॉक्यूमेंट बता दिए। प्रतिवादी के आए, फिर कोई खंडन करने के लिए फिर आ गया तो फिर वादी को मौका दे दिया। मान लीजिए उस टाइम तक आपकी सारी एविडेंस आ चुकी, दावा आ गया, जवाब दावा आ गया, इश्यू आ गया, इश्यू के समर्थन में एविडेंस आ गई। अब एविडेंस आने के बाद अब कुछ नहीं बचता है, फिर बचता है तो केवल और केवल आर्ग्यूमेंट बचते हैं। और आर्ग्यूमेंट बचने के बाद एक निर्णय सुनाया जाता है। अब निर्णय अपन लिख ही रहे हैं, तो अपन ने पहले जवाब दावा का ब्रीफ फैक्ट्स लिख दिए, फिर जवाब दावा लिख दिया, फिर उसके इश्यू बना दिए। इश्यू बनाने के बाद में आपके एविडेंस का थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिया। ये वादी ने अपने वाद के समर्थन में PW1, PW2, PW3 एंड सो ऑन पेश किए, पेश कर परीक्षित करवाए, और ये दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए, और अपनी साक्ष्य बंद की, और खंडन में ये गवाह फिर पेश किए। और इसी प्रकार प्रतिवादी ने भी अपने बचाव में इन गवाहों के बयान करवाए, 1, 2, 3 जो भी नाम है, और अपनी साक्ष्य बंद की, दस्तावेज साक्ष्य के रूप में ये दस्तावेज पेश किए। अब आपके पास में दावा, जवाब दावा, इश्यू, एविडेंस और डॉक्यूमेंट सब आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इश्यू वाइज आपका निर्णय करना है। अब इश्यू कहाँ से उठाओगे, जो आपने पहले बना रखे हैं। अब ले आओ इश्यू नंबर 1, इश्यू नंबर 2, जितने भी आपने बनाए हैं। एक बात का क्या करते हैं आजकल, जितने भी न्यायाधीशगण हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, एक ही बात में लिख दो कि तथ्यों की समानता के कारण, मतलब एक ही प्रकार की एविडेंस आई है 2 इश्यू के मामले में, इनमें एविडेंस कॉमन है, इसलिए रिपीटेशन को रोकने के लिए दोनों इश्यूज को साथ डिसाइड किया जाता है। ऐसा करके इश्यू नंबर 1 और इश्यू नंबर 2 को एक साथ डिसाइड कर देते हैं। या इश्यू नंबर 1 और 5 यदि एक जैसे हैं तो इश्यू नंबर 1 और 5 का डिसीजन एक साथ कर देते हैं। अब जब आप डिसाइड करने लगते हैं इश्यू, तब आपको आपकी एविडेंस का मार्शलिंग और एप्रिसिएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा।
how the evidence is to be marshaled and appreciated by the court, by the judge. अब आपको ये देखना है कि मान लीजिए आपका इश्यू नंबर ये था कि क्या विवादित जमीन का पट्टा ए के पिता के नाम का था। अब इसके ऊपर वादी ने कौन कौन से गवाह पेश किए, उनका नाम लिख दिए। PW1 हुआ जिसने बताया इसके बाप का नाम का था, और एक डॉक्यूमेंट पेश किया वादी ने खुद ने, जिसको प्रदर्शित कराया, जिसके ये है पट्टे के अटेस्टिंग विटनेस के रूप में फला फला आदमी को पेश किया, जिसने उसकी पुष्टि करी। और इसके अलावा दूसरा आदमी हो रहा है, उसने ये कह दिया कि इसके बाप का नाम का पट्टा है, मैं इसको काम में लेते हुए देखता रहा हूँ। तो एक जैसी एविडेंस देने वाले जितने भी गवाह होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, रिपीट करना नहीं पड़ता। बोले एक आदमी ने बयान दिए और दूसरे के एज इट इज हैं। अपने कानून में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, आप चाहें तो लिख सकते हो, लैटिन वर्ड है म्यूटेटिस मुटेंडिस। बोर्ड पे लिखूं क्या? अरे म्यूटेटिस मुटेंडिस लिख लोगे या बोर्ड पे लिखूं? लिख लेंगे सर। लिख लो, सर, लिख ठीक है। लीजिए। म्यूटेटस मुटेंडिस को हिंदी में कहते हैं यथावश्यक परिवर्तन सहित, यानी नाम बदल दिया, गवाह ने बयान एक से दिए, कोई एक्ट बना, एक्ट में बंगाल में बना और राजस्थान में बना, रेंट कंट्रोल एक्ट दोनों का एक जैसा। तो जैसे बंगाल वाला है वैसा यहाँ का है, केवल बंगाल की जगह राजस्थान लिख दो आप। पोक्सो एक्ट में जो रेप की पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो परिभाषा दी सेक्शन 3 में, जो एबीसीडी दी, वो 375 की एबीसीडी से हूबहू मिलती है। फर्क कितना है, जहां वुमेन शब्द लिखा है वहां चाइल्ड लिखते ही पोक्सो बन जाएगा, और पोक्सो की जगह यदि आपने वुमेन लिख दिया तो 375 वाला एबीसीडी बन जाएगा, रेप बन जाएगा। तो इसको कहते हैं म्यूटेटस मुटेंडिस, यानी यथावश्यक परिवर्तन सहित, थोड़ा सा परिवर्तन किया और नाम बदल गया। अब आपका एक इश्यू के बारे में जो भी आपके गवाह जितने थे उन गवाहों को एक साथ लिख दिया, और उधर से डिफेंडेंट के जो गवाह आए उन्होंने कहा नहीं ये इसके बाप के नाम का पट्टा, इसके बाप के नाम का पता चला फर्जी है, सिग्नेचर सही नहीं है, अटेस्टिंग विटनेस आए ही नहीं, साबित ही नहीं कर पाया। तो फिर उसका ये इश्यू इन सारे गवाहों के बयानों को विचार में लेने के पश्चात न्यायालय इस मत का है कि वादी इस तनकी को, इस विवादक को, इस इश्यू को अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है। ये बात आप पहले से जान रहे हैं कि फौजदारी में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करना पड़ता है, सिविल में प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी संभावनाओं की अधिसंभाव्यता, प्रोबेबिलिटी की प्रबलता कितनी है, किसके पक्ष में है, वो देखा जाता है। तो अधिसंभावनाओं की जो संभावनाओं की अधिसंभाव्यता किसके पक्ष में है, उसके आधार पर तय किया जाता है। अब मान लीजिए दूसरा इश्यू था कि भाई क्या दावा अवधि मध्य है, तो कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ, उसे कितने साल में, उसको 3 साल का टाइम रहता है, और उसके अंदर वो उसने दावा लाया कि नहीं लाया, तो बोले लाया, तो ये भी इसके सिद्ध करने में सफल रहा। मान लीजिए उसका जो स्थायी निषेधाज्ञा और डिक्लेरेशन का सूट लेके आते हैं तो मार्केट वैल्यू पे उसको कोर्ट फीस देनी पड़ती है, तो उसे देखो मार्केट वैल्यू पे कोर्ट फीस दी है कि नहीं दी है, तो कोर्ट फीस का बिंदु देख के तय कर देंगे नियमानुसार, उसमें किसी की एविडेंस की जरूरत नहीं होती है, वो तो लीगल इश्यू है। और उसके बाद में अवधि मध्य का आ गया और ये हो गया, और उसके बाद में न्यायालय का जुरिस्डिक्शन, उसी क्षेत्र में प्रॉपर्टी स्थित है और न्यायालय उसको सुनने में सक्षम है, तो ये भी इश्यू भी उसके पक्ष में हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी इश्यू बनाए वो सारे सारे वादी ने अपने पक्ष में सिद्ध कर दिए। और एक मान लो कोई और, ये किसी ने ये कह दिया था कि भाई इसका तो वो कोर्ट फीस इसने कम दी है, और इधर इसने कहा कोर्ट फीस पूरी है, तो जब इसने कोर्ट फीस पूरी सिद्ध कर दी तो कम देने वाला अपने आप ही हार गया। तो इस प्रकार के 5 इश्यू जो होता है न्यायालय उनके पक्ष में डिसाइड कर देगा वादी के, तो वादवादी का जो है प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री कर देगा। मार्शलिंग और एप्रिसिएशन एविडेंस में ही है। अब दूसरी बात ये होती है कि जब आप एविडेंस को एप्रिशिएट करते हैं तो आप किस आधार पे उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय लिखेंगे कि कौन से को सही मानेंगे, ये आपकी विजडम है। आपको कौन सा आदमी सही लिखता है, कौन सा दिखता है और सही कौन सा गलत लगता है। अब उसमें एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सहारा मिल गया तो ठीक है, यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सहारा नहीं मिल गया तो फिर आपको देखना है कि गवाह कैसा है, इसका रिश्तेदार है,
सामने वाले का कोई प्रतिशोध लेने वाला तो नहीं है, अपने बैर भावना रखने वाला तो नहीं है, दोनों के बीच में कोई कुल बैर तो नहीं है जिसको पर्सनल वेंडेटा बोलते हैं और वेंजेंस बोलते हैं, बदला निकालने के लिए तो नहीं आया। और दूसरा फिर ये कहता है कि ये तो इसमें हितबद्ध है, इसका इसका दूसरे जगह वाद चल रहा है तो इसलिए झूठ बोलेगा ये। और फिर भी अच्छा वकील जो होता है वो सच्चाई उगलवा लेता है। तो ये न्यायालय का विजडम है। जब भी आप अप्रिसिएशन करेंगे तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा झूठ बोल रहा है और कौन सा सही बोल रहा है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कभी भी किसी गवाह को झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसकी वेरासिटी टेस्ट करने के लिए उसको ढेरों सवाल पूछे जा सकते हैं। वो आपकी एग्जामिनेशन इन चीफ तक सीमित रहना जरूरी नहीं है। when you are going to test the veracity of the witness under examination, then you can put any question to test his veracity or you can go up to any extent। और सच उगलवा ही लेते हैं, ननिहाल में ले गए, ससुराल में ले गए, इधर घूम फिर रहे, वापस आके कह दिए तो यही बोल रहे साहब झूठ बोल रहा था। ये सारी बातें ऐसी आ जाती हैं। पहले बोले दावा तुम्हारे इसके बीच में लड़ाई हुई थी, दावा चला था, बोले नहीं हुआ था, बोले ये देखिए दावे की कॉपी रही, ये संभाल। और एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन के समय यदि आप किसी गवाह को कोई दस्तावेज देते हो ना क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो आपको पहले पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं थी कि झूठ बोलेगा। जो उसने झूठ बोला जो ही आपने उसके सामने डॉक्यूमेंट रख दिया, बोले ये लो साहब, तो हिसाब ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से गवाह के डिमेन्योर का पता लगाने के लिए कई बार कोर्ट को ये किसी भाव भंगिमा और उसके आचरण के बारे में कोर्ट लिखता है। when the witness is under examination in the court, so the court is supposed to work as an umpire, not as a मूक दर्शक की तरह बैठा नहीं रहना, मेयर जो बैठा रह करके आपको मूक दर्शक की भूमिका नहीं निभानी, एक अच्छे एम्पायर की तरह क्लोजली रह करके उसको ध्यान में रखा, एक्टिव रोल निभाना है। तो आपको सवाल भी पूछ सकते हो। 165 एविडेंस एक्ट में आपको पावर है ना सवाल पूछने की। कोर्ट कैन पुट एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम टू एनी विटनेस, और उसका डिमेन्योर नोट करेगा, वो उसका चाल चलन कैसा है, उसने कैसे बयान दे रहा है, अटक अटक के दे रहा है, सोच सोच के दे रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका डिमेन्योर लिख देंगे, उसका व्यवहार लिख देंगे न्यायालय में बयान देते समय। तो वो निर्णय लिखते समय उसके बयानों को जो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी यह आदमी कम ट्रस्टवर्दी है। तो ये सब चीजें आपको देख करके उसको लिखना है। तो मार्शलिंग और अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो इन्हीं दो बातों का नाम है। तो आप इश्यू वाइज जो भी आपके डिसाइड करने हैं वो आपको डिसाइड करना। अब कहते हैं कि न्यायालय को निर्णय लिखते समय पैरा वाइज लिखना चाहिए। कॉन्सिक्यूटिव पैराज आर टू बी देयर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और पैरा के बीच में जगह होनी चाहिए। जजमेंट लिखते समय 1/3 लेफ्ट हैंड में छोड़िए, 1.5 इंच राइट हैंड में छोड़िए, 2 इंच ऊपर छोड़िए, 2 इंच नीचे छोड़िए। क्यों कि जब कभी भी आपका निर्णय 50-100 साल तक चलेगा तो उसको बार बार यूज करने पर फाइल को खोलते समय फटेगा तो, और सिलाई में जाएगा तो 1/3 से ज्यादा जा नहीं सकता। 1.5 इंच से ज्यादा सामने से नहीं फटेगा, फाइल के अंदर रहता है। 1.5 इंच ऊपर से नहीं फटेगा, 1.5 इंच नीचे से नहीं फटेगा। इसलिए ये भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। फुल स्केप पेपर पर आपको मार्जिन छोड़ करके लिखना चाहिए। दूसरा, कोर्ट की लैंग्वेज यदि आप यूज कर रहे हो तो बिल्कुल सरल भाषा में होना चाहिए, ज्यादा अलंकृत वाली भाषा नहीं लिखनी चाहिए, हर आदमी समझ ले ऐसा लिखना चाहिए। और उसके बाद में जब आप अपना निष्कर्ष निकालते हो तो निष्कर्ष का आधार होना चाहिए। रीजंस आर टू बी गिवन फॉर योर कंक्लूजन, बिकॉज रीजंस आर द सोल ऑफ योर जजमेंट। आपके निर्णय की आत्मा है कारण। जब आप निर्णय में रीजन लिखेंगे तो अपीलेट कोर्ट कैन आल्सो सी व्हाट वर द रीजंस दैट द इश्यू नंबर 1 इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ और इज डिसाइडेड अगेंस्ट द प्लेंटिफ। व्हाट आर द रीजंस? आपका जो निर्णय का आधार होता है वो आपको लिखना चाहिए, उसके कारण लिखने चाहिए, so that appellate court can come to a certain conclusion that whether the conclusion drawn by the trial court is correct or as per law or not। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, आपको जो भी साइटेशन पेश करते हैं, जो भी एप्लीकेबल लॉ किसी पर्टिकुलर इश्यू के संबंध में पेश करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर लॉ इज टू बी साइटेड इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ फॉर विच इट इज सबमिटेड बिफोर द कोर्ट्स पेरुजल। आप देखिए कोई जैसा जजमेंट पेश किया कि बोले लो साहब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा लेकर के आया है और ये बोले टाइम बार्ड है,
तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे में 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का चांदरानी वर्सेस कमल रानी का जजमेंट है। दोनों मर गई थी। चांदरानी डेड थ्रू एलआर्स वर्सेस कमल रानी डेड थ्रू एलआर्स, 1993 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट पेज 471 ऐसे कुछ है उसका। तो उसमें ये कहा है कि इन सिविल मैटर्स when agreement to sale of immovable property is there in suit for specific performance is brought, then time has never been the essence of the contract. समय संविदा का सार कभी नहीं होता है। समय संविदा का सार नहीं होता है। टाइम हैज नेवर बीन द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, आज तक जीवित है, कभी ओवररूल नहीं हुआ। 1993 से लगातार चल रहा है, स्टिल होल्डिंग वाटर। तो अब आपको ये लिखना है कि भाई इसने मैं दावे के लेट होने के बारे में पेश किया है, जिसमें ये रूलिंग पेश की है, जिसके आधार पर मैं ये पाता हूं कि समय संविदा का सार नहीं है। हाँ, समय संविदा का सार होता है यदि आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि 22 तारीख को रजिस्ट्री करा लेना। यदि 22 तारीख को रजिस्ट्री नहीं कराई तो मैं आपके द्वारा दिया गया एडवांस मनी जो अर्नेस्ट मनी है, जो बयाने की राशि दी गई, इसको तो मैं फोरफिट कर लूंगा और मैं प्रॉपर्टी दूसरे को बेचने के लिए स्वतंत्र रहूंगा। और फिर मैं जोर देके कहता हूं कि 27 तारीख को ही रजिस्ट्री करानी है। यानी बोथ दी पार्टीज आर वेरी पर्टिकुलर टू द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड, देन द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट इन जनरल वे टाइम हैज नेवर बीन द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जब आपका हो गया तो अब आपको जो रिलीफ दी जाती है वो रिलीफ आपको देखनी है कि कैसे दिखनी है। रिलीफ कई प्रकार की होती है। एक होती है मेन रिलीफ, एक होती है एंसिलरी रिलीफ, एंसिलरी होती है, एक होती है कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ का एक उदाहरण मैं एक चुटकुले से बताता हूं आपको। एक लेडी थी, बिल्कुल अंधी थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, घर में कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, आंखें नहीं थी, अंधी थी। तो उसने भगवान से क्या वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे एक वरदान दो कि मैं अपने पोते को अपनी आंखों से सोने के थाल में 56 भोग जीमते हुए देखूं। बताओ, सारी मांग ली उसने तो। समझ में आया ना? जी अरे जी सर। भाई, जब तक बेटा नहीं होगा तो पोता कहाँ से आएगा? तो बेटा मांग लिया, पोता कॉन्सिक्वेंशियल तो ये होगा, उसका हो गया। और उसके बाद में घर में कुछ भी नहीं था तो सोने के थाल में 56 वो कहाँ से लाएगी? तो पूरा धन वैभव मांग लिया। इस तरह से कई बार क्लेवरली ड्राफ्टेड जो होते हैं सूट, उसमें ऐसी रिलीफ मांगी जाती है कि आपको कोर्ट फीस भी नहीं देनी पड़े और रिलीफ भी मिल जाए। तो कोई भी रिलीफ मांगने से पहले आपको ये देखना है कि मैं ये मांग लूं तो बाकी कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ पे कोर्ट फीस नहीं लगती है, एंसिलरी रिलीफ पे भी नहीं लगती है। तो आपको मेन रिलीफ मांगनी है। मेन रिलीफ के मांगने के बाद में आप अल्टरनेट रिलीफ मांग सकते हो। मान लीजिए आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, किन्हीं कारणों से आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा यदि विफल होता नजर आता है या नहीं भी आता है, तो भी आप विकल्प में कंपेंसेशन मांग सकते हैं, कब्जा मांग सकते हैं। तो सेक्शन 21 कहता है, 20 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा, तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की पालना का दावा हो गया। 21 में कब्जा मांगना पड़ता, 22 में कंपेंसेशन वगैरह मांगना पड़ता। तो 21, 22, 21 में ये जब आप नहीं मांगोगे, प्लेंट में आपने मान लो कुछ भी नहीं मांगा, तो कोर्ट कुछ नहीं दिलाएगा। हाँ, कोर्ट आपको अमेंडमेंट की अनुमति दे सकता है। इफ द रिलीफ ऑफ पोजेशन इज नॉट डिमांडेड बाय द प्लेंटिफ इन द प्लेंट, देन कोर्ट कैन परमिट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, बाय imposing cost or otherwise, to seek amendment or to make amendment in the plant, और प्लेंट में अमेंडमेंट हो जाएगा तो उसको आपका रिलीफ दे दिया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि रिलीफ जो मांगी है उसको कैसे दी जाए। आधी रिलीफ दी जाए, पूरी रिलीफ दी जाएगी, कैसा है मांगा है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा आप लाओगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में, कब्जा आपका है नहीं तो मिलेगा नहीं। यदि आपको कब्जा चाहिए, कब्जा नहीं है और आप स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लेके आगे तो नहीं मिलेगा। एक आपका इंजंक्शन शब्द होता है। इंजंक्शन के शब्द का अर्थ ज्यादातर लोग निषेधाज्ञा लगाते हैं, जो प्योरतया सही नहीं है। कारण क्या है कि जो इंजंक्शन जारी किया जाता है वो दोनों रूप में जारी किया जा सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसलिए आपको इंजंक्शन की हिंदी हमेशा व्यादेश बोलनी है। कोई काम से रोकना है तो निषेधाज्ञा कह सकते हो, लेकिन करवाना है तो निषेधाज्ञा कैसे करो। इसलिए व्यादेश में दोनों आ जाएंगे।
तो परमानेंट भी हो गया, टेम्परेरी हो गया, परमानेंट को परपेचुअल भी बोलते हैं, कुछ मैंडेटरी फॉर्म में होते हैं उनको आज्ञापक बोलते हैं। तो कई चीजें, कई प्रकार के आपके दावे आते हैं, कई प्रकार की रिलीफ होती हैं, सारे प्रकार के दावे पढ़ करके और पूरी रिलीफ आपको सब आनी चाहिए। और ये आपके जो पैरा नंबर मैंने आपको बताई दिए, डेट्स वगैरह, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये बिल्कुल सही लगनी चाहिए। और सिविल में 152 में ऐसा दे रखा है, 151 में तो आपका सिविल में तो रिव्यू का भी प्रावधान है। कोई भी जजमेंट मान लो आपका प्योरली गलत हो गया, एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, तो यू कैन करेक्ट इट। सीआरपीसी में तो 362 में केवल क्लेरिकल, टाइपोग्राफिकल और अर्थमेटिकल एरर कैन बी रिमूव्ड, अदरवाइज नहीं। यहाँ तो आप रिव्यू के माध्यम से एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। टाइपोग्राफिकल और ये तो कर ही सकते हो। यदि आपने बिल्कुल विधि विरुद्ध निर्णय दे दिया और पता लग रहा है एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, यू कैन करेक्ट इट बाई ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाई एनी पार्टी, और दोनों पक्ष को सुनने के बाद में दोबारा डिसाइड कर सकते हो रिव्यू में। तो ये आपका निर्णय लेखन के संबंध में मोटी मोटी बातें हैं, ये आपको मैंने जबानी एक आपको जानकारी दी है। जब आप लास्ट में जब कहें तब हम आपको कितने प्रकार के गवाह होते हैं, कैसे कैसे गवाह लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन चीफ कैसे, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे, री एग्जामिनेशन कैसे, उनका विश्लेषण कैसे, कोर्ट विटनेस का कैसे, कोई एविडेंस देने के लिए आया नहीं केवल डॉक्यूमेंट लेकर गया तो उसको क्या आप बयान ले सकते हो, ये सारी बातें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। निर्णय 2 मिनट का होता है, रिजल्ट आपको 2 मिनट में निकालने का टाइम मिलता है, तो पूरे फैक्ट्स को 10 बार पढ़ने का मौका मिलता नहीं है। निर्णय लिखने से पहले 2-3 बार फैक्ट्स को कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिए, पूरे फैक्ट्स ध्यान में आ जाएंगे, तो उसके बाद में आप उसका इश्यू बना लीजिए, इश्यू बनाने के बाद में इश्यू वाइज निर्णय कर लीजिए। एप्लीकेबल लॉ को ध्यान में रखना है आपको, जब नहीं आता है तो आपका निर्णय गलत हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बिंदु का नियम आपको आए ही, हर बिंदु पे लागू होने वाले लॉ के बारे में आप जानते ही हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपेक्षा की जाती है कि आप निर्णय लिखते समय आपको आता है, ये माना जाता है, दिस इज प्रिज्यूम्ड दैट एट द टाइम व्हेन ए जज इज राइटिंग द जजमेंट ही इज नोइंग ऑल द लॉ एप्लीकेबल टू द फैक्ट ऑफ द केस इज नोन टू हिम। पूरा जानता है वो उस समय, उसका ज्ञान इतना विस्तृत है उस समय कि समझो उस टाइम का विद्वान वही है। इसीलिए ऊपर वाले लिखते हैं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय। जबकि विद्वान कितने हैं ये तो आप बनोगे तब पता लगेगा कि आप कितने तगड़े विद्वान साबित होते हो। ईश्वर की कृपा रही तो ठीक ही बनोगे, इससे कोई कमी की बात नहीं है, और कोई खास बात है नहीं। मैं आपको बाद में जब आगे, ये तो आपको एक आउटलाइन दी है मैंने, इसके अलावा कोई ज्यादा जजमेंट राइटिंग में होता कुछ नहीं है। आपको सारी चीजें देखनी है, जजमेंट राइटिंग के संबंधित जितनी भी है, जजमेंट की परिभाषा आपको आनी चाहिए, जजमेंट होता क्या है, ऑर्डर होता क्या है, और जजमेंट में भी आगे ऑर्डर लिखते हैं जो ऑपरेटिंग पार्ट होता है, और ऑपरेटिंग पार्ट के बाद में जो ऑपरेटिंग पार्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिक्री बनती है। क्योंकि डिक्री क्या है, डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन so far as the court expressing it conclusively determines whole or any of the issues between the parties in dispute. It may be preliminary, it may be final, it may be partly preliminary or partly final, or an adjudication under section 144 CPC is a decree. Any rejection of plaintiff under order 711 is again a decree. If a suit is dismissed in default, it is not a decree. An adjudication from an appeal lies as an appeal from an order is not a decree. तो डिक्री भी आपके दिमाग में टिक रही है कि नहीं टिक रही है देखना पड़ेगा। कोई रेस जुडिकेटर का डिफेंस लेकर आता तो देखना पड़ेगा, वो भी आपको निर्णय करते समय ध्यान के बार बाई रेस जुडिकेटर है तो नहीं सुनेगा। रेस जुडिकेटर के मामले में जब सीपीसी पढ़ते हो सेक्शन 11 काम में लीजिए, एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो सेक्शन 40 काम में लीजिए। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो सेफ गार्ड अगेंस्ट डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 का 2 लीजिए, जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 26 लीजिए, और इसी प्रकार से आपके ये पांचों बातें आप सीआरपीसी में जाओगे तो सेक्शन 300 लीजिए। ये सारे आपके रेस जुडिकेटर से मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते प्रावधान हैं सारे। तो 1.5 घंटे का चैप्टर अपने पास था, लेक्चर देने को मैंने 1.5 घंटा पूरा कर दिया आपके सामने। और कोई चीज आपको पूछनी है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे तो बंद करना नहीं आता। वो बंद, कितने आदमी आज जुड़े हैं अपने यहाँ?
सर 23 हो गए थे। कितने? 23। 23। चलो अब क्लास से भी होगी फ्री अब तो। आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज के बारे में कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो किसी सब्जेक्ट में, तो आप मैडम से मेरा नंबर ले लेना और मेरे से कभी भी पूछ सकते हो एट एनी टाइम। सोते जागते, मुझे तो नींद आती है नहीं, आपको आ जाती होगी। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे तो कभी नींद नहीं आती है। हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ मैं, इसलिए कभी सर कभी। हाँ बोलो। सर मेरे को एक क्वेश्चन था, आपने जो बीच में एग्जीबिशन वाली बात बोली थी, प्लीज क्या सर एक चीज? बार उसको, एग्जीबिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट? हाँ उसको थोड़ा सा बता दीजिए सर, कोर्ट में कैसे होता है वो क्या चीज क्या है एग्जीबिशन? अरे एग्जीक्यूशन का मतलब है निष्पादित करना, दस्तावेज का लिखना। सिंपल। नहीं नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं सर, एग्जीबिशन। एग्जिब एग्जिबिट, डॉक्यूमेंट का एग्जिबिट। एग्जिबिट। हाँ जी सर। एग्जीक्यूट बोलो। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, सामने वाले को दिखाना। जब कोर्ट में आप सामने वाले को जब पेश कर देंगे तो उसको दिखाना बोलते हैं, प्रदर्शन करना। उसके सामने रख दिया आपने कि ये मेरा दस्तावेज है, इसके बारे में कोई सवाल पूछने तो पूछ ले। मैंने ये डॉक्यूमेंट पिताजी का पट्टा है, वो पूछता है देखो इस पट्टे पे साइन तुम्हारे बाप के नहीं, ये टेस्टिंग विटनेस के साइन नहीं, तो उसके बारे में सवाल पूछ सकता है कोई भी। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, सामने वाले को डॉक्यूमेंट दिखाना। तो वो जब आपने दिखा दिया तो वो निर्णय में लिखाते समय काम में ले सकते हो। जब तक कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश तो कर दिया लेकिन प्रदर्शित नहीं हुआ तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा, पड़ा रहेगा रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड का भाग ही नहीं आता है वो। ऑर्डर 13 में दे रखा है, इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट एग्जिबिटेड इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, इट इज टू बी रिटर्न इमीडिएटली टू द पार्टी टू whom इट कंसर्न। जिस किसी पार्टी का है उसको दे दो वापस, कोई काम का नहीं है। जब तक उसको एग्जिबिट नहीं कराओगे तब तक आप निर्णय में उसका उल्लेख नहीं कर सकते, उसके आधार के ऊपर निर्णय नहीं दे सकते, निर्णय का आधार उसे नहीं बनाया जा सकता। ये रहता है। प्रदर्शन का मतलब ये रहता है कि उसको दिखा दिया हमने, साहब ये देखिए मेरे पास में मेरे दावे के समर्थन में ये दस्तावेज है जो मैं आपको दिखाता हूँ, यानी आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाएगा प्रदर्श P1, तो फौजदारी में होता है प्रदर्श 1, और वो लिख देगा वादी साक्षी फलाना प्रदर्श 1। वो कौन से गवाह ने पेश किया है डॉक्यूमेंट, और उसका वो सारा लिख करके नीचे डेट डाली जाती है, पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, तब जाके वो आपका प्रदर्श डाला जाएगा। प्रदर्श की कॉपी बिना वादी की या बिना उसके सहमति के नहीं दी जा सकती, पार्टियों के अलावा कोई भी प्रदर्श की कॉपी नहीं ले सकता। तो ये डॉक्यूमेंट के प्रदर्शित करने की स्थिति है। समझ में आया? जी सर, धन्यवाद। मेरी आवाज सुन जाती है आप लोगों को? मैं तो पूरा जोर लगा के बोल रहा हूँ वैसे। बहुत अच्छे से समझ में आ रही है सर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा। अब देखते हैं कब मिलते हैं अपन। कुछ पल्ले पड़ रहा तो मैं फिर आऊंगा, नहीं पड़ रहा तो फिर क्या मतलब। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा समझ में आया। चलो ठीक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ये मैंने बंद कर दिया मशीन। अरे नरेश जी, अपनी होगी प्रोग्रेस जी, लिया थोड़ा